गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्याम कुमार इंडियन मैथ्स A to Z फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में बताया था, उसी के कड़ी में मैं आज संविधान का परिचय बताने जा रहा हूं। आइए इसका परिचय देखते हैं। जैसा कि संविधान जब भारत के लिए एक संविधान का आवश्यकता पड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले संविधान बनने में कितना दिन लगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो संविधान जो बना था, संविधान का जो निर्माण हुआ था, उसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। याद रखिएगा, 3 सदस्य थे। पहला था स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरा था A.B. अलेक्जेंडर, और तीसरा पैथिक लॉरेंस था। पैथिक लॉरेंस को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था, और इसमें 3 सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब चलो, कैबिनेट मिशन आ गया भारत। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान का निर्माण करना। ठीक, अब संविधान जो है, इसका चुनाव हो गया था 2 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान का चुनाव हुआ था, जिसमें 389 सीटों पे चुनाव होना तय हुआ था। 389 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ था, जिसमें अब संविधान का निर्माण होना तय हो गया। ठीक है, और किसके संस्तुति पे हुआ? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, इनका काम था के संविधान का निर्माण करना। और इसका चुनाव जो हुआ 2 जुलाई 1946 को हुआ। कितने सीटों पे हुआ? 389 सीटों पे हुआ। कई बार बच्चे फंस जाते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दे कि अंतरिम सरकार में चुनाव कब हुआ था, तो डेट जो है 2 जुलाई 1946 याद रखिएगा। और कितने सीटों पे चुनाव हुआ था? तो 389 सीटों पे चुनाव होना तय हुआ था। अब अंतरिम सरकार जब बना, तो अंतरिम सरकार है क्या? पहले तो संविधान बनने से पहले, संविधान बनने के लिए, ठीक है, तो अब संविधान बनने से पहले जो संविधान कैसे बनेगा, तो उसमें रक्षा मंत्री कौन होंगे, गृह मंत्री कौन होंगे, देश कैसे चलेगा, इसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तो यहाँ से याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। याद रहेगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं गृह मंत्री। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कई एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप मेरे बातों को नोट करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अगर बोलेगा अंतरिम सरकार में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। बोलेगा अगर अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, तो बलदेव सिंह था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो भी बलदेव सिंह ही थे। कहने का मतलब ये हुआ कि अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्री यही थे, और जब भारत स्वतंत्र हो गया था, संविधान का गठन हो गया था, उसके बाद भी रक्षा मंत्री इन्हीं को बनाया गया था। तो ऐसे सोचिए कि आप किसी की रक्षा करने जाते हैं, या आपका कोई रक्षा करता है, तो वही व्यक्ति आपका रक्षा कर सकता है जिसमें आपसे ज़्यादा कैपेसिटी उसके पास हो। तो बल देव, यानी कि जिसमें बल का प्रभुत्व हो, जिसमें ज़्यादा बल हो, वही रक्षा कर सकता है किसी का। तो ऐसे करके याद रखिए, रक्षा किसी का कोई कर सकता है, इसका मतलब उसमें बल ज़्यादा है। तो बल मीन्स रक्षा,
ठीक है, याद रखिएगा, बल मीन्स रक्षा, यानी कि रक्षा कोई करेगा तो बलदेव सिंह, ठीक है। अब रेल मंत्री आसफ अली थे। रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। देखिए, संविधान के गठन में बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया जिनका मुख्य कार्य था, ठीक है। इसको आइए रिकैप कर लेते हैं फिर से। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी को आया था। उसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, याद रहेगा आपको, स्टीफर्ड क्रीप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक है। पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में चुनाव कितने सीटों पे होना था? तो 389 सीटों पे चुनाव होना तय हुआ था। और संविधान सभा का चुनाव 2 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा के चुनाव से पहले जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में जो है कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से भी जानते हैं। अब आता है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एस पटेल शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे गुजरात में 1928 ईस्वी में गुजरात के बारडोली में गुजरात के किसानों के नेतृत्व में गुजरात के किसान जो है सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में एक आंदोलन किए थे, ठीक है, गुजरात में, जिसमें गुजरात की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो गुजरात की महिलाओं ने किसान आंदोलन में इनके सपोर्ट के कारण इनको सरदार की उपाधि दिया था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं और रेल मंत्री आसफ अली हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए संविधान का कुछ अगला कड़ी देखते हैं, जैसे कि संविधान का गठन कैसे हुआ, इसको आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक याद रहेगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष मतलब ये हुआ कि परमानेंट नहीं है। जिस दिन ये संविधान सभा का बैठक हुआ सिर्फ उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष बनाए गए, किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रख लीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। याद रहेगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और दूसरा बैठक और अस्थायी जो अध्यक्ष है किसे किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ठीक उसके 2 दिन बाद जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो याद रहेगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था और उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को लाया गया था, ठीक है। अब जिस समय संविधान बना था उस समय जो है संविधान में अनुसूची की संख्या जो था 8 था और भाग 22 और अनुच्छेद 395 था। जिस समय संविधान बना था उस समय अनुसूची 8 अनुसूची संविधान में थे, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। किंतु वर्तमान में अभी अगर आप देखें इन चीज़ों को तो वर्तमान में अनुसूची की जो संख्या है वो बढ़ के 12 हो गया है और भाग वर्तमान में अभी भी 22 है, लेकिन अनुच्छेद जो है अब वर्तमान में 444 हो गया है। याद रहेगा, जिस समय संविधान बना था उसमें अनुसूची की संख्या 8 था और 22 भाग थे और अनुच्छेद 395 था, किंतु वर्तमान में इसकी स्थिति बदल चुकी है। अब अनुसूची जो है 12 है, भाग अभी भी 22 है, किंतु अनुच्छेद 444 हो गया है, ठीक है। संविधान के बनने के बाद
बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया, जैसे कि परामर्श समिति के अध्यक्ष एग्जाम में पूछता है तो एस पटेल हम लोग बोलते हैं, एस पटेल इन द सेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रहेगा। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के संवैधानिक परामर्शकार BN राव, याद रहेगा। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शकार कौन थे, तो BN राव थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भी माना जाता है। अगर कोई पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। अब कांग्रेस आया तो कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 में, याद रहेगा। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ पे किया था, तो बम्बई में किया था, ठीक है। और कांग्रेस की प्रथम बैठक भी कहाँ हुआ था, तो बम्बई में ही हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर JB कृपलानी थे। इनको झंडा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, JB कृपलानी को। तो JB कृपलानी से आपको समझ में आया कि ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जो A.O. ह्यूम ने किया था, कब किया था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो बम्बई में किया था। कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो वो भी बम्बई में हुआ था, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से प्रारूप समिति, ये बहुत भी आई है, देखिए इससे तो क्वेश्चन एकदम आना ही आना होता है। तो क्वेश्चन पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। भारत का मनु भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यही कारण है कि इनका जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, क्योंकि इनका संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। फिर से समझिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। भारत के संविधान का निर्माता, भारत का संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन चीज़ों को आप देखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। अब संविधान बनकर तैयार हो गया। तो संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया कि नहीं, ये संविधान अब ठीक है, अब संविधान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया, दोनों बात एक ही है। तो वो 26 नवंबर 1949 याद रहेगा। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान को लागू कर दिया गया इन द सेंस कि अब संविधान में जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं 26 जनवरी 1950 से वो सभी इम्प्लीमेंट हो गए, मतलब वो अब लागू हो गए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। ये कब से लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 से ये चीज़ें लागू हो गई। किंतु 26 जनवरी 1949 को संविधान को सिर्फ स्वीकार किया गया था, उसके किसी भी आर्टिकल को या उसके किसी भी विधायी कानून को लागू नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछता है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 डालिएगा। अगर पूछेगा कि उसको कब लागू कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के सारे रूल क्या हुए, लागू हो गए। अब 24 जनवरी को याद रखिएगा, 24 जनवरी को जब संविधान लागू होने वाला था उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था संविधान बनने से पहले, संविधान बनाने के लिए जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसको संविधान लागू होने से 2 दिन पहले उसका विघटन कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान अंतरिम सरकार जो पहले बनी हुई थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। और प्रथम बैठक जो होता है, चुनाव जो होता है संविधान सभा का स्वतंत्रता के यानी कि संविधान लागू होने के बाद वो 1951-52 में होता है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतरिम सरकार का जो विघटन होता है वो कब होता है, तो वो 24 जनवरी
1950 को, याद रखिएगा इन चीज़ों को। अंतरिम सरकार का विघटन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर लिख लिए होंगे तो वेल एंड गुड। आइए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, जनगण मन अधिनायक। ठीक है, तो जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान अगर पूछेगा तो जनगण मन है। इसको कब स्वीकार किया गया, भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसी दिन इसको राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें कहाँ से ये राष्ट्रीय गान लिया कहाँ से गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक गीतांजलि है जहाँ से राष्ट्रीय गान लिया गया है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसको किस बुक से लिया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक गीतांजलि है उससे लिया गया है। इसको गाने में कितना समय लगता है, इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसे कहाँ से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है, याद रहेगा। अब आते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे आनंद मठ, एक पुस्तक है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। और वो इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आज के सेशन में मैंने जितने भी चीज़ों का जिक्र किया है, जितने भी चीज़ों को मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपका प्यार सपोर्ट तो पहले से मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह हम पर बना रहेगा। आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा सा वीडियो बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।